हाँ तो बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 प्रथम प्रश्न पत्र यानी भारतीय युद्ध कला में अगला चैप्टर है जो वो है अगला भाग मुगल सैन्य प्रणाली, मनसबदारी प्रथा, खानवा का युद्ध। ठीक है, पहले हम लोग मुगल सैन्य प्रणाली पढ़ेंगे, फिर मुगल सैन्य प्रणाली के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा को, और अंत में हम लोग खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मुगल सैन्य प्रणाली, सबसे पहले मुगल राजवंश के बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, आपको मालूम होगा कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मुगल राजवंश की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, कहाँ, कब की थी, कैसे की थी? पानीपत के प्रथम संग्राम में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। बच्चों, बाबर के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे देते हैं। बाबर क्या था? बाबर के पिता, बाबर जो कि फरगना से आया हुआ था, फरगना का शासक था, और वहाँ से ये जो है आया था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुब निगा। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूर के वंशज थे, और कुतुब निगा ये चंगेज खां की वंशजा थी। इसलिए बाबर में दोनों ही जो है राजवंशों का रक्त विद्यमान था। ठीक है बच्चों, और बाबर की ही देन है कि एक छोटी सी सेना, मात्र 12 या 14 हज़ार की सेना लेकर पानीपत के संग्राम में इब्राहिम लोदी के 1 लाख लगभग सैनिकों को इसने पराजित किया था। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा से हम इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि इसने कैसे जो है, बाबर ने किस प्रकार जो है भारत में विजय प्राप्त की, किस युद्ध के द्वारा, युद्ध में क्या टेक्निक थी, क्या कैसे था, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। भाई कि बाबर ने बच्चों पानीपत में जो रणनीति अपनाई थी, सेम वही रणनीति इसने जो है खानवा के युद्ध में भी अपनाई थी। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। कैसे की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सम्राट इब्राहिम लोदी को पराजित करके। ठीक है बच्चों, इब्राहिम लोदी को पराजित करके। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का, लोदी वंश के अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। और देखा जाए तो इस युद्ध की कुछ खूबियां भी हैं। जैसे भारत की धरती पर प्रथम बार आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। उसके पहले भारत में कभी आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया। आग्नेय अस्त्रों का मतलब होता है बच्चों आग उगलने वाले अस्त्र, जैसे तोप एवं मस्केट। आपको हम कई बार बता चुके होंगे सेकेंड पेपर में, पाश्चात्य युद्ध कला में। तो आग्नेय अस्त्रों का मतलब होता है तोप एवं मस्केट। तो भारत की धरती पर पहली बार जो है बाबर ने तोपों और मस्केटों का प्रयोग किया, यानी आग उगलने वाले हथियारों का प्रयोग किया। बच्चों, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। ठीक है, और यहीं से प्रारंभ होता है भारत में एक नए सूत्रपात का, एक नए युग का सूत्रपात होता है, यानी नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसे कहते हैं मुगल वंश। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो समरतंत्र अपनाया था वो है बच्चों तुलगमा समरतंत्र, और सेम यही समरतंत्र इसने जो है खानवा के संग्राम में भी अपनाया था 1527 में। अब देखिए, तुलगमा रणनीति बाबर ने कहाँ से सीखा? उज्बेगों से, उज्बेगिस्तान से आया था। फरगना कहाँ पे है बच्चों? उज्बेगिस्तान में। ये भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि बाबर कहाँ से आया था। तो बाबर बच्चों फरगना का राजा था, फरगना का शासक था। लेकिन ये भी है कि फरगना कहाँ कहाँ था? तो बच्चों वो था उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा इसको, जरूरत पड़े तो लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अब तुलगमा रणनीति जो है ये उज्बेकिस्तान के ही लड़ाकों से इसने सीखा था, उज्बेगों से सीखा था। ये भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बच्चों, एक एक लाइन एक एक प्रश्न के बराबर है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब बाबर स्वयं भी कोई कम नहीं था, स्वयं भी एक कुशल तोपची था। उसने तोप की विशेषताएं जो है अपने दोनों तोपचियों अली और मुस्तफ़ा, बाबर के 2 तोपची अली और मुस्तफ़ा प्रमुख है। ये तोप के एक प्रकार से तोपखाने के इंजीनियर थे, तोपखाने के विशेषज्ञ थे, और ये बाबर के प्रमुख तोपची भी थे।
ठीक है। और हिंदुस्तान को जीतने में बाबर सफल हुआ। तो इस जीत का प्रमुख साधन उसका क्या था? तोपखाना। ठीक है बच्चों, क्योंकि तोपखाना जो है उस समय जितना कारगर वैसे नहीं था, उतना ही इसका बड़ा आतंक था। जैसे होता है ना कि इस युद्ध में बाबर ने, जैसे इब्राहिम लोदी के सैनिकों ने जो कभी देखा नहीं था कि ये तोप कैसे होती है, मस्केट कैसे होते हैं, अचानक आग उगलते हुए देखे तो जैसे आतंकित से हो गए थे। अर्थात उनका मनोबल इस कदर गिर गया कि बाबर ने आसानी से अपने 12 से 14 हजार सैनिकों के साथ इसने जो है युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इसमें जो है जितना इसका यूज नहीं था, उससे बड़ा इसका आतंक था। और आतंक जो है उसके मनोबल को गिराने के काम आता है, जिसके कारण बाबर को आसानी से, बिल्कुल बहुत हालांकि 1 लाख सैनिकों से संघर्ष करने में संघर्ष तो हुआ, लेकिन बहुत ही छोटी सेना से बाबर इसमें विजय प्राप्त कर ली, मात्र 12 या 14 हजार। ठीक है बच्चों, तो ये रहा पानीपत का संग्राम। और इसमें जो समरतंत्र का प्रयोग किया था वो है बच्चों तुलगमा समरतंत्र। और तुलगमा समरतंत्र क्या होता है? इस पद्धति में शत्रु सेना के दाएं एवं बाएं भागों का चक्कर लगाकर शत्रु पक्ष के पीछे की ओर से आक्रमण किया जाता है। बच्चों इसके बारे में हम ढंग से आपको तब बताएंगे जब हम खानवा का युद्ध आपको पढ़ाने लगेंगे तब। इसमें क्या होता है कि बाबर ने अपने जो है सैनिकों को लगभग 8 भागों में बांटा था, 7 या 8 भागों में बांटा था, जिसमें क्या था? दायां मध्य, दायां केंद्र, बायां केंद्र, दायां पक्ष, बायां पक्ष, दायां तुलगमा दल, बायां तुलगमा दल, या लेफ्ट टर्निंग पार्टी, राइट टर्निंग पार्टी, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। ठीक है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ऐसे करके इसने जो है और आरक्षित भी रखा था। और स्वयं एक 7 भागों में इसने बांटा था, एक आरक्षित। ठीक है बच्चों, तो बाबर ने इसके क्या किया कि जो भाग जो बांटे हुए थे, इसने सबसे पहले आरटीपी यानी तुलगमा दल जो बाहर थे, टर्निंग पार्टी वाली जो थे, इनको ले जाकर कहा कि दाएं से घूमकर आप पीछे से आक्रमण कीजिए। वो जाकर पीछे से आक्रमण करके घेर लिए। उसके बाद लेफ्ट विंग को कहा कि आप दोनों लेफ्ट और राइट विंग को इन्होंने कहा आप दाएं और बाएं से इनको घेर लीजिए। और राइट सेंटर को इसने क्या कहा? राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर को इसने क्या कहा कि सामने से आक्रमण करो। अगर सामने से, चूंकि ये अभी रिजर्व में ही थे, दाएं और बाएं और पीछे से घेर कर इसने तोपों और मस्केटों का इतना ज़बरदस्त फायर किया कि इब्राहिम लोदी के सैनिकों को ना तो दाएं भागने का मौका मिला, ना बाएं भागने का मौका मिला, ना पीछे भागने का मौका मिला। तो ऐसे में उसकी सेना एक प्रकार से चारों तरफ से घिर गई। और जो है घिरने के बाद इसके ऊपर ज़बरदस्त गोलाबारी करके उन्हें जो है लगभग समाप्त कर दिया। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी भी मारा गया था, भागने का मौका इसको भी नहीं मिला। कुछ बचकर भागे, लेकिन ज़्यादातर सैनिक मारे गए। अर्थात इब्राहिम लोदी या लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तुलगमा रणनीति ये तो बाबर ने प्रयोग किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका सैन्य संगठन क्या था? मुगल सैन्य संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मुगल सैन्य संगठन ये जो है मनसबदारी प्रथा पर ही आधारित थी। बच्चों ये अकबर के समय की बात दूसरी है, क्योंकि अकबर यहाँ पर आया था, फिर बाबर यहाँ पर आया था, अकबर नहीं बाबर यहाँ पर आया था, प्रारंभ किया था मुगल राजवंश का, लेकिन बहुत दिनों तक वो टिक नहीं पाया और बहुत जल्दी ही शीघ्र ही उसको मृत्यु को यानी खानवा का संग्राम जीता। उसके बाद कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो उसने अपनी सत्ता हुमायूं को, अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को सौंप दी। लेकिन हुमायूं भी जो है, चूँकि हुमायूं और शेरशाह में ठन गई, और शेरशाह जो है हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए विवश कर दिया। ठीक है बच्चों, एक बार हुमायूं को भी भारत छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन शीघ्र ही जो है वो शेरशाह की मृत्यु भी हो गई। कालिंजर के किले में बारूद से बुरी तरह जलने के बाद फिर जो है हुमायूं वापस लौटकर अपने साम्राज्य को प्राप्त किया। और राजपूतों की मदद से एक राजपूत अमरकोट के किले में, वहीं पर अकबर का जन्म होता है। और जो भी मुख्य राज्य जो कुछ भी वो है अच्छी तरह से सत्ता स्थापित की, वो प्रारंभ किया अकबर ने। ठीक है बच्चों, और इसीलिए इसमें हम लोग जो कुछ भी ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का काल जो था अस्थिर था, बाबर और हुमायूं का काल। लेकिन जब स्थिरता आई तो वो हुआ अकबर का काल। तो अकबर के काल के ही बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। बाकी अंत में
संपूर्ण मुगल सम्राटों ने उसी जो है नियमों का पालन किया और उसी नियमों पर चलते रहे। हाँ, ये बात दूसरी है, कहीं कहीं औरंगजेब जैसे सम्राटों ने कहीं कट्टरता दिखाई जिसके कारण उनके वंश का पतन भी हो गया, लेकिन जो है जो भी रणनीति, जो भी युद्ध कला अपनाई वो बाबर की ही देन और अकबर की ही देन थी। तो अकबर जो है वो मनसबदारी प्रथा पर ही अपनी सेना को, मनसबदारी पद्धति पर ही उसका सैन्य संगठन आधारित था। जैसे राजपूतों के पास जागीरदारी प्रथा थी, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये आधारित था। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ बच्चों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। कब? 1575 में। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी बहुत गया है। और अकबर ने अपने अधीन कुछ सेना एवं कुछ राजाओं की सेना को रखा, क्योंकि अकबर एक ऐसा जो है क्या बोलते हैं शासक था जिसने सोचा कि इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज्य करना है तो राजपूतों को मित्र बनाकर ही जो है इतने बड़े हिंदुस्तान पर राज किया जा सकता है। इसलिए उसने जो है राजपूतों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और राजपूत राजकुमारियों को उसने अपने महल में रानियों की तरह रखा। अक्सर जो है सम्राट, खास करके जहांगीर, शाहजहां, ऐसे ऐसे जो भी थे जो कि राजपूत रानियों की ही संतानें थी। ठीक है बच्चों, तो अकबर ने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध को भी जो है बना के तब रखा, क्योंकि अकबर ये भी जानता था मुस्लिमों का कल्चर भले चाहे जैसे भी हो, अकबर को शायद ये भी मालूम था कि हिंदुओं या राजपूतों में एक ऐसी प्रथा है कि ये अपने बहन या बेटी के पति को कभी भी मौत के घाट नहीं उतार सकते, कभी भी उनका अनभल कर ही नहीं सकते। उनको सिर्फ वो अपनी तरह पूजते हैं, दामाद हो गया, भानोई हो गया। ठीक है, उसे इस हिंदुओं की ये प्रथा शायद पता था, इसीलिए उसने जो है, और राजा मान सिंह तो सदा उसके दरबार में, अकबर के दरबार में उसके एक जो है राजा की तरह ही रहते थे। ठीक है बच्चों, और देखा जाए तो अकबर जो है विशाल सेना रखने के पक्ष में नहीं था, इसलिए इसने क्या किया, अपने अधीन जो राजा थे, अपने अधीन जो अन्य सामंती राजा थे, उनको जो है उसने सेनाओं को रखने की आज्ञा दे दी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं सेनाओं को इकट्ठा कर दिया। कुछ राजमहल के लिए अपने पास रखता था, लेकिन विशाल सेना की जरूरत, इसको विशाल सेनाएं नहीं रखना चाहता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये हम पढ़ते हैं, ये मनसबदार क्या होते हैं। मनसबदार जो है क्या होते थे, खास करके ये भी प्रश्न पूछा जाता था कि सेना के जो उच्च पद प्राप्त अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था मुगल काल में। तो देखिए, मनसबदार जो होते थे ये मुगल काल में सेना के उच्च पद प्राप्त अधिकारी होते थे, इन्हें ही मनसबदार कहा जाता था। और मनसबदारों की जो संख्या थी 10 सैनिकों से लेकर 10,000 सैनिकों तक के मनसबदार होते थे। अर्थात जैसे अधिकारी होते थे, जैसे कहा जाता था ये 10 सैनिकों के मनसबदार हैं, ये 100 सैनिकों के हैं, ये 1000 के हैं, 5000 के हैं, 10,000 के हैं। तो ये जो है सैनिकों का जो पद था सभी मनसबदार ही होते थे। केवल उनका जो मनसब होता था उसी की संख्या जो है कम ज़्यादा होती थी, लेकिन पद सबका बराबर होता था। मनसबदार ही सभी कहे जाते थे, कोई 10 सैनिकों का था तो कोई 1000 का था, यही था। और इसमें क्या किया, बाद में अकबर ने ये 10,000 सैनिकों को बढ़ाकर 12,000 तक बढ़ा दिया था, क्योंकि इतने सैनिकों को इकट्ठे जो है बहुत, क्योंकि उच्च पद माना जाता है 12,000 का मनसबदार, क्योंकि इसमें ये डर भी रहता था कि अगर जो है एक मनसबदार को ज़्यादा सत्ता दे दी जाए, ज़्यादा सैनिक दे दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है विद्रोह पर आमादा हो जाए, कहीं विद्रोह हो जाए तो उनके कुचलने की भी क्षमता इसमें होनी चाहिए। इसीलिए जो है, अब इसमें ये भी देख लीजिए कि क्या होता था कि प्रारंभ में 5,000, अब बाद में 7,000 के ऊपर के जो मनसबदार होते थे वो शाही परिवार का ही कोई सदस्य होता था, यानी बाहर वालों पे भरोसा नहीं था। 7,000 के नीचे बच्चों प्रारंभ में क्या था, 5,000 के ऊपर, जब 10 से 10,000 सैनिकों का था तो 5,000 के नीचे का पद तो किसी को भी दे सकते थे। मान लीजिए अगर विद्रोह भी करता है तो उसको दबाया जा सकता है, लेकिन जो 5,000 के ऊपर का पद था
यानी 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, इससे ऊपर का जो मनसब था वो केवल शाही परिवार का ही कोई सदस्य उतने बड़े पद को प्राप्त करता था। बाहर वालों को ये पद नहीं दिया जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े सैनिकों की संख्या के दम पर बहुत बड़ा विद्रोह किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। और बाद में जब 12,000 किया तो 7,000 तक, 7,000 के नीचे तक वालों को किसी को भी दे सकता था, और 7,000 के ऊपर 12,000 तक भी का मनसब जो है कोई राज परिवार का सदस्य होता था। ठीक, यानी 7,000 के ऊपर के पद, 7,000 से 12,000 के ऊपर का पद अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, परिवार वालों को दिया जाता था, अब बाकी उससे नीचे सबको दिया जाता था। ठीक है बच्चों, जैसे समझ सकते हैं इसको एक प्रकार से परिवारवाद देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे बच्चों। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार चूंकि ये हार्ड है और प्रमुख भी है, इसलिए आपको फिर समझाएंगे कि 10 से 10,000 सैनिकों तक के मनसबदार होते थे। अधिकारियों को मनसबदार ही कहा जाता था। इसको बाद में अकबर ने 12,000 तक बढ़ाया था। इसमें भी 5,000, शुरुआत में 5,000, बाद में 7,000, इसके ऊपर के जो मनसबदार अधिकारी बनाए जाते थे सैनिकों के, वो कोई जो है अपने परिवार के ही व्यक्तियों को या अपने नज़दीकी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को ही बनाया जाता था। अब जैसे इतने ऊपर के मनसबदार थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कौन थे? अकबर के साले के लड़के थे, यानी अकबर के साले के लड़के थे, जो जीवन भर अकबर की सेवा करते रहे। एक वफादार भी थे अकबर के प्रति। ठीक है बच्चों, बाकी 7,000 और 5,000 के नीचे का मनसब किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये विद्रोह भी करेंगे तो अन्य ऊपर वालों को बोल दिया जाएगा तो दबा देंगे। ठीक, चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मनसबदार जो होते थे ये राज्य के अधिकारी भी हो सकते थे, यानी कोई भी राज्य के अधिकारी को भी ये मनसब दिया जा सकता था, और जागीरदार को भी दिया जा सकता था, और सामंतों को भी दिया जा सकता था। सामंत जो अधीन राजा होते हैं उन्हें बच्चों सामंत कहा जाता है। जो जागीरदार होते हैं, जिन्हें कुछ गाँव की जागीर देकर सेना रखने का अधिकार दे दिया जाता था, वो जागीरदार होते थे। ठीक है, और राज्य के नियमित कर्मचारी जो सरकारी होते थे वो अधिकारी हो सकते थे। बशर्ते सम्राट जो है जिनको चाहे उनको मनसबदार बना सकता था, उनको मनसब दे सकता था। अब जिनके ऊपर राजा खुश हो जाए वही जो है अधिकारी बन जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए मनसबदारों की संख्या जो थी, अकबर के समय में 33, जहांगीर के समय में 34, शाहजहां के समय में 25, औरंगजेब के समय में 27 थी। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ये पूछ सकते हैं कि अकबर के समय में कितने मनसबदार थे, या जहांगीर के समय में कितने मनसबदार थे, या औरंगजेब के समय में कितने मनसबदार होते थे। ठीक है बच्चों, और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में जो सैन्य अधिकारी होते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। ठीक, चलिए अब प्रारंभ में क्या था, मनसबदार को अपनी सैन्य संख्या के बराबर घुड़सवार रखना पड़ता था। बाद में कुछ छूट दे दी गई। जैसे ये था कि कोई 10,000 सैनिकों का मनसबदार है तो उसे 10,000 सैनिक जो है घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, यानी वो सिर्फ घुड़सवारों के ही मनसबदार होते थे, ना कि पैदल सैनिकों के। अगर किसी को 10,000 की मनसबदारी मिली है तो 10,000 घुड़सवार सैनिक रखेगा, किसी को 5,000 की मनसबदारी मिली है तो 5,000 की रखेगा, किसी को 500 की मिली है तो 500 घुड़सवार सैनिक रखेगा। यानी मनसबदार अपनी सैन्य संख्या के बराबर ही घुड़सवार सैनिक रखते थे। बाद में थोड़ी सी छूट दे दी गई कि थोड़ा सा कम ज़्यादा चल सकता है। और इसमें क्या होता था कि मनसबदार अपने द्वारा निर्धारित सैनिकों के अतिरिक्त भी घुड़सवार एवं बैलगाड़ी एवं हाथियाँ भी रख सकते थे। किस लिए? थोड़ा से अधिक सम्मान पाने के लिए। कोई 10,000 का है तो 10,000 के बजाय 11,000 रख लिया, बैलगाड़ी हाथी अलग से रख लिए इसने, ताकि इसका सम्मान जो है और आगे हो जाए। ठीक है बच्चों, और मनसबदारों के घुड़सवार जो है 2 प्रकार के होते थे। मनसबदारों के घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। वो कौन होते थे? जात एवं सवार। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है,
जो दो प्रकार के घुड़सवार होते थे उनको, एक को कहा जाता है जात, दूसरे को कहा जाता है सवार। सवार जो मनसबदारों द्वारा निर्धारित घुड़सवार संख्या, जात जो होते थे मनसबदारों को जितना कहा जाए, जितने सैनिकों के मनसबदार रहें उतने सैनिक जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, जात। जैसे 10,000 सैनिकों के मनसब, 10,000 सैनिकों का मनसब जो मनसबदार जो है, जो 10,000 सैनिक रखेगा तो उन 10,000 को जो है जात कहा जाता था। ठीक है बच्चों। और दूसरा है सवार। और 10,000 के अतिरिक्त अपना सम्मान बढ़ाने के लिए 10,000 से उसने 11,000 कर लिया, 12,000 कर लिया, 10,500 कर लिया, तो बाकी जो अतिरिक्त घुड़सवार होते थे वो जो है उन्हें कहा जाता था सवार। यानी मनसबदारों के द्वारा जो निर्धारित संख्या होती थी वो जात होते थे, जात घुड़सवार, और जो अतिरिक्त रखे जाते थे उनको सवार कहा जाता था, सवार। ठीक है। अतिरिक्त घुड़सवार मनसबदार अधिक सम्मान पाने के लिए अधिक घुड़सवार रखते थे, इससे उनकी निर्धारित श्रेणियाँ निर्धारित होती थी। ठीक है। जो अतिरिक्त रखता था ज़्यादा उसका जो है सम्मान ज़्यादा होता था, और जो अतिरिक्त ज़्यादा रखे जाते थे घुड़सवार उन्हीं घुड़सवारों को कहा जाता था सवार। समझ में आ गया होगा बच्चों? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है। और मनसबदारों की जो श्रेणी होती थी, मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। प्रथम, जात एवं सवार सैनिकों की संख्या बराबर रखने वाले मनसबदार। द्वितीय, सवार की संख्या जात की आधी रखने वाले मनसबदार। तृतीय, सवार की संख्या जात की आधी से कम रखने वाले मनसबदार। देखिए बच्चों, इसको आप लोग हम समझा देते हैं। प्रथम श्रेणी में वो मनसबदार होते थे, जैसे किसी को 10,000 का मनसब दिया गया है तो 10,000 जात यानी रेगुलर घुड़सवार, और 10,000 जो है ये अतिरिक्त घुड़सवार अगर रखते थे तो वो जो है प्रथम श्रेणी के मनसब कहे जाते थे। ठीक है। अर्थात 10,000 जात और 10,000 सवार, दोनों सवार यानी कुल घुड़सवार जो होते थे इनके पास जो 20,000 हो जाते थे, तो ये जो है प्रथम श्रेणी के मनसबदार कहे जाते थे। अब देखिए, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार क्या होते थे? सवार की संख्या जात की आधी। अगर 10,000 सैनिक इनको रखना है, रेगुलर आर्मी, जात को आप समझ लीजिए रेगुलर आर्मी। ठीक है। और उसकी आधी ये सवार रखते हैं, तो अर्थात 5,000 ये अलग से रख लिए, तो कुल टोटल हो गया 15,000। तो जो 15,000 जो रखता था यानी जात की आधी, ये जो है 10,000 का हो तब भी, 5,000 का हो तो 7,500, 100 का हो तो 150। ठीक है बच्चों। इसी तरह आपको जितने का मनसबदार उसके आधे अगर रखेगा तो वो द्वितीय श्रेणी का मनसबदार माना जाएगा। और तृतीय श्रेणी का जो होगा, अगर मानते हैं तृतीय श्रेणी का मनसबदार, उसको जो है 1,000 मनसबदारी मिली है कि 1,000 सैनिकों का मनसबदार है, तो जात सवार की संख्या जात की आधी से कम। आधा इसका कितना होगा? 500 होगा। 500 से नीचे 400 भी रख सकता है, 1400 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, यानी या हो सकता है बराबर हो, केवल 1,000 ही रखे, कहेगा हम अतिरिक्त नहीं रखेंगे, बजट नहीं है हमारे पास, तो वो जो है तृतीय श्रेणी के मनसबदार माने जाते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। बाकी आगे जो है हम पढ़ेंगे मुगल सेना के प्रमुख कार्यों अंग। तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़िए, लिखिए, खुश रहिए। बाकी जो बच्चों एक बार ना समझ में आए, आप लोग कई बार इसको समझिए और दिल खोल के आप लोग सुनिए, और जो समझ में ना आता हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।